ये सुबह कुछ खास है। सुबह का सन्नाटा है, शोरगुल से दूर नए दिन की शुरुआत हो रही है। सूरज की किरणें नया उजाला बिखेर रही हैं। ऐसे में चाय की चुस्कियों के साथ सकारात्मक खबरें देखने को मिले तो दिन की शुरुआत अच्छी ही होगी। इसीलिए जनतंत्र टीवी आपकी सुबह को पॉजिटिविटी से भरने आया है। खबरें वो जो आपके काम की होंगी। खबरों के जरिए जनहित की बात होगी। आपके आसपास क्या हो रहा है बताएंगे हम। खबरिया चैनलों की चीकम चिल्ली नहीं, यहाँ ताजा तरीन खबरें देखने को मिलेंगी। दिन में क्या कुछ खास होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी सुबह को हम बेहतरीन बनाएंगे। तो करते हैं अपने खास बुलेटिन की शुरुआत नमस्ते भारत के साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली की कोर्ट ने आफताब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आफताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी कराई गई थी। आपको जानकारी दे दें कि श्रद्धा वॉकर मर्डर केस का आरोपी आफताब पूनेवाला जहां पुलिस कस्टडी में 13 दिन के लिए फिर से भेज दिया गया है और आफताब एक बार फिर से कस्टडी में है। और आपको ये बता दें कि एक पर एक चाले चल रहा है। श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब, जिसका सोमवार को नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली की कोर्ट ने आफताब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और गुजरात के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। हिमाचल की तरह ही गुजरात में भी बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का दाव चला है। बता दें, बीजेपी ने वादा किया है कि सत्ता में वापस आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इतना ही नहीं, देश विरोधी ताकतों को सबक सिखाने के लिए भी बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कट्टरपंथी ताकतों से निपटने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का ऐलान किया है, जो असामाजिक तत्वों पर तमाम रोक लगाने का काम करेगा। एक तरह जहां दूसरी पार्टियां जनता के मूलभूत मुद्दों पर फोकस कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी का फोकस एक कदम आगे है, जिसका तोड़ अभी बाकी राजनीतिक दलों के पास नहीं। हालांकि बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले दाव पर कई नेता आक्रामक हो गए हैं। यह जो संकल्प पत्र हमारा है, ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते। वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा ये जो प्रदेश में देश में रैडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा, जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा और एलिमिनेट करेगा जो उनसे उठने वाली थ्रेट होंगे, जो चुनौतियां होंगी, उनसे उठने वाली चुनौतियों को एलिमिनेट भी करेगा। और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर करके चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो। इसकी हम तैयारी हैं। और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कौन कौन से वादे किए हैं और किन मुद्दों पर खास जोर दिया, ये ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। 20 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, महिलाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, मजदूरों को 2 लाख तक का गारंटी लोन, असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून,
असामाजिक तत्वों के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनेगा। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण। 20,000 सरकारी स्कूलों का मॉडिफिकेशन। केजी से पीजी तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा। आयुष्मान योजना की रकम दोगुनी होगी। वरिष्ठ महिलाओं को फ्री बस यात्रा। बीजेपी का बड़ा दाव यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदुत्व के एजेंडे का सबसे बड़ा मुद्दा। कई राज्यों में चला यूसीसी का दांव। हिमाचल में भी यूसीसी लाने का वादा। उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी। और भारतीय संविधान के इतिहास में 26 नवंबर 1949 दिन बहुत खास है। देश में इसी दिन के संविधान को अपनाया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू भी किया गया था। भारत सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान का सम्मान करने और संविधान के महत्व का प्रचार करने के लिए 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आज संविधान दिवस पर हम उन महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को हम दोहराते हैं। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि युवाओं को देश के संविधान की जानकारी होना जरूरी है। जब वो इसे जानेंगे तो उन्हें कई सवालों के जवाब खुद मिलेंगे। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत की मजबूत होती अंतर्राष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत उम्मीदों से देख रही है। एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी कि वो अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, जिसके बारे में कहा जाता था वो बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए।
एम्स के सर्वर पर रेनसमवेयर अटैक के चौथे दिन भी अस्पताल की डिजिटल सेवाएं ठप हैं। इस वजह से अब तक ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण और जांच के लिए बारकोड जनरेट नहीं हो पा रहा है। हालांकि एम्स के डेंटल सेंटर में मौजूद सर्वर के दूसरे बैकअप से डेटा रिकवर करने का काम पूरा हो गया है। सोमवार से एम्स की डिजिटल सेवाएं शुरू होंगी। बता दें कि एम्स का सर्वर बंद हो जाना और इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसमें शामिल हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इस जांच में शामिल हो गया है और जांच एजेंसियों की सिफारिशों के बाद एम्स दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के अवसर पर कैंपेन स्पेशल समरी रिवीजन का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति की। बता दें, कार्यक्रम में 18 साल के छात्र छात्राओं से अपील की गई कि जल्द से जल्द वो वोटर आईडी कार्ड बनाएं ताकि वो इलेक्शन में अपना वोट दे सके। वहीं कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम शाहदरा इलेक्शन तपन झा ने बताया कि काफी संख्या में लोगों की समस्याओं को सुना गया और वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के तरीके को भी बताया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी दिल्ली के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर स्पेशल समरी रिवीजन का जो कार्य है वो जारी है और ईसीआई के द्वारा 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है और उसी के क्रम में आज का ये आयोजन अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से विशेष रूप से जो इस बार हमारा मोटो है, ईसीआई का मोटो है, वो है युवा वर्ग, प्रोस्पेक्टिव वोटर। और इसलिए आज हमने उन तमाम युवाओं को यहाँ बुलाया। उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुति थी, उन्हीं के द्वारा ये आयोजन था, एक संदेश देने का कि इस सर्वेक्षण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा वोटर्स जुड़ें, उनका वोट भी दर्ज हो और आने वाले समय में जब भी देश में चुनाव हो किसी भी रूप में, चाहे वो एमसीडी हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बता दें, तमाम नेता दिल्ली में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि काम दिल्ली की जनता ने देखा है और इससे एक बार फिर से बीजेपी एमसीडी में वापसी करेगी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर बोले कि आम आदमी पार्टी का सच धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सबसे पहले शुरुआत दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर है। आप लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है, 12 वादे दिल्ली की जनता से किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछले 15 सालों से आप दिल्ली एमसीडी के सत्ता में थे, तब तक आप लोगों को याद नहीं आया वो वादे। इस बार आपने ऐड किया है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए घाटों का इंतजाम होगा, टैक्स फ्री, बेटियों को साइकिल दिया जाएगा। देखिए, ऐड नहीं किया हमने, लगातार कार्य की कोई सीमा नहीं होती, कार्य में प्रगति होती है, कार्य नए नए निकलते हैं, उनको सबको करना पड़ता है। ये दिल्ली सरकार की नालायकी है कि छठ पूजा पर जो पूजा करने के लिए घाट बनाने चाहिए थे, लगातार कोरोना का बहाना करके पीछे नहीं करते रहे। और आज जमुना की जो हालत रही है, जमुना में जो हमारे श्रद्धा रहती है छठ पूजा के लिए, जो घाटों की स्थिति थी, और सर्वदा दुर्भाग्य है कि जो स्थिति थी वो तो थी, साथ में उसमें जहर घोलने का काम किया, जिससे स्किन एलर्जी लोगों को हुई है और लोगों को इतनी बीमारी हुई है। उसके कारण से ये पाप केजरीवाल सरकार को लगने वाला है और इस कारण से हमने कहा है कि हम आएंगे। और जिस प्रकार से हमने सभी छठ वासियों को और छठ पूर्वांचल के लोगों को हमने उनको पोखर बनाने का जो हमने कार्य किया है, वो सराहनीय कार्य हमारी नगर निगम ने किया है। इसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का लगातार वीडियो जेल से बाहर आ रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब भी कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि देखा जाए तो वीडियो तो सार्वजनिक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आरोप बीजेपी पर कि बीमारी के नाम पर आप लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं। देखिएगा, ये दिल्ली जानती है, पढ़े लिखों की दिल्ली है, ये सब जानती है कौन क्या कर रहा है। सत्येंद्र जैन को जिसको नीरो का प्रॉब्लम बताई गई है और नीरो के पेशेंट की बैठाकर सर की मालिश तो नीरो वाले की होती ही नहीं है जी। जिस प्रकार से वो तकिया लगाकर अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसा भी कहीं नहीं होता है। और जिस प्रकार मसाज करा रहे हैं,
खाना खा रहे हैं। बड़ा नाटक और ड्रामा करने वाली पार्टी है। एक आखिरी सवाल उत्तराखंड से है। लगातार इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं कि सरकार और संगठन के कुछ लोग हैं जिनके अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना है। एक लोकतंत्र की परंपरा है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है और ये अच्छी बात है। हमारे वरिष्ठ जनता नहीं कह रही, हमारे कार्यकर्ता नहीं कह रहे, वरिष्ठ लोग हैं जिनको बड़ा अनुभव है। कहीं ना कहीं सरकार को नहीं कहा है उन्होंने, जो ब्यूरोक्रेसी है अपनी तरीके से इस प्रकार से काम किया उसका संकेत किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उसमें तो सुधार की गुंजाइश तत्पर जीवन में बनी रहती है और हमारे सामने बहुत बड़ा एम है कि मोदी जी ने आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, इसलिए और अच्छा करने का चुनौती और चैलेंज हमने स्वीकार किया है, उसकी ओर बढ़ रहे हैं हम। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और एमसीडी चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। तमाम नेताओं की ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता से वो पूरा करेगी और इसीलिए उनको लगता है कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताएगी। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने सुनी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। अगर दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 12 वचन दिया है दिल्ली वालों को, 12 वादे लेकर आए हैं संकल्प पत्र में। क्या आपको लगता है कि इस संकल्प पत्र पर दिल्ली की जनता एक बार फिर से आप लोगों पर यकीन कर पाएगी? निश्चित रूप से ये केवल वादा नहीं, संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे देश का कोई भी प्रदेश रहा हो और चाहे देश में, जो हमने संकल्प लिया, जो वादा किया वो पूरा किया है और हमको पूर्ण विश्वास है दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के हमारे संकल्प पे विश्वास करेगी और एक बार फिर पुनः जो है प्रचंड बहुमत से एमसीडी में हमारी सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जैसे हम हर चीज फ्री में दे रहे हैं, अब तो बीजेपी भी हमारा नकल करने लगी है। आप लोगों ने भी बेटियों को साइकिल देने की बात कही है और इसके अलावा हाउस टैक्स में छूट देंगे। तमाम जो वादे किए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से फ्रीबीज की लगातार आप लोग बात करते थे, खिलाफत करते थे, आप लोग भी फ्री में दे रहे हैं, तो आपका फ्री और आम आदमी पार्टी के फ्री में फर्क कैसे? देखिए, पहली बात तो ये केजरीवाल जी का कहना सरासर गलत है। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश भर की बेटियों को सशक्तिकरण करने के लिए, उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन की योजना की शुरुआत की और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 9 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी गैस कनेक्शन दिया। हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात किया जाए तो हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया और लागत मूल्य का 1.5 गुना देने का काम किया। तो इनका ये कहना गलत है। इनका जो फ्री है एक ऐसे वर्ग को है जो दे सकता है और हम जिनको देना चाहते हैं वो समाज का कमज़ोर तबका है, जिनको सहयोग की ज़रूरत है, जिनको सहायता की ज़रूरत है। हम बेटियों को साइकिल देना चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने, तो इसलिए उनके हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा आप लोगों के संकल्प पत्र में है कि पूर्वांचल के लोग जो छठ पूजा करते हैं, छठ घाटों की भी मरम्मत कराएंगे और नवीनीकरण भी किया जाएगा और भी ज़्यादा इंतजाम किया जाएगा ताकि पूजा पाठ कर सकें। 15 सालों से भी आप ही लोग बीजेपी ही एमसीडी में थी, तो क्या किसी ने रोका था ये सब काम करने से? देखिए, जहाँ तक घाटों का निर्माण है, नमामि गंगे योजना के माध्यम से देश भर में हमने घाटों का निर्माण किया है। अब बारी है यहाँ पर इसका भी निर्माण करेंगे। जहाँ तक रोकने का सवाल है, आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली का बजट लगभग 3 गुना बढ़ गया, लेकिन केजरीवाल जी हमेशा साजिश के तहत एमसीडी का बजट घटाते गए हैं। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं काम में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के करप्शन के वीडियो बाहर सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता मतदान करने से पहले विचार करेगी? बिल्कुल विचार करेगी। दिल्ली की जनता का जो संदेश होता है वो पूरे देश पे जाता है और जो देश के प्रधानमंत्री ये नारा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो चाहे वो हमारा एमसीडी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि पीछे हमारी सरकारों में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुए। लेकिन उसके उल्टे जो पार्टी भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकल के आई,
जिसका इतिहास ही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका एक एक नेता भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। पुणे के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें 18 दिनों से अस्पताल में वो भर्ती चल रहे थे। सिनेमा जगत में इस वजह से शोक की लहर है। और वहीं अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा जा रहा। तुम बिन हम दिल दे चुके सनम से उन्होंने काफ़ी फेम भी पाया था। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। सिनेमा जगत में शोक की लहर। अंतिम दर्शन के लिए उनका शव रखा जाएगा। और फिल्मों की बात करें तो तुम बिन हम दिल दे चुके सनम से उन्होंने काफ़ी फेम पाया था। 18 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, इलाज चल रहा था उनका। बहरहाल अब वो हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले अब हमारे बीच नहीं रहे। पुणे के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च पैड 1 ओशनसैट 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की गई। आपको बता दें कि इसके साथ ही भूटान के लिए खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समेत 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं। इसरो का ये मिशन वैज्ञानिकों की तरफ से किए गए सबसे लंबे समय तक चलने वाले मिशंस में से एक होगा। इसरो ने कहा कि अंतिम पेलोड पृथक्करण 528 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने की उम्मीद है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 ओशनसैट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। लॉन्चिंग की खास बात है, शनिवार सुबह इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस पूरे प्रोसेस में करीब 56 मिनट का वक्त लगा। 17 मिनट बाद कक्षा में पहुंचने पर ओशनसैट सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग हो गया। ओशनसैट 3 सैटेलाइट को ओशनसैट 2 के खराब होने के बाद लॉन्च किया गया। ओशनसैट 3 को 2009 में लॉन्च किया गया था। ओशनसैट 3 सैटेलाइट समुद्री सतह के तापमान की जानकारी देगा। इससे प्रदूषण और हानिकारक तत्वों की भी जांच हो पाएगी। सैटेलाइट का वजन करीब 1000 किलो है। ओशनसैट 3 के साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया। इसमें भूटान के लिए एक खास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी शामिल है। इसका नाम भूटान सेट दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में गुरुवार को खेले गए नीदरलैंड्स और इक्वाडोर के बीच ड्रॉ हो गया है। बता दें दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रुक गई। नीदरलैंड्स में मैच की शुरुआत धुआंधार तरीके से की गई और 6 मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली और कोडी गैक्पो ने लगातार दूसरे मैच में गोल किया। इक्वाडोर ने इसके बाद लगातार आक्रमण किए और नीदरलैंड्स को परेशानी में डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं रही। 32वें मिनट में एनर वलेंसिया ने शानदार शॉट लिया और नीदरलैंड्स के गोलकीपर ने इसे सेव कर लिया। पहले हाफ के अतिरिक्त इस समय इक्वाडोर ने गोल दागा और इसका जश्न भी मनाने लगे। पहले हाफ की समाप्ति तक नीदरलैंड्स 1-0 से आगे थी और दूसरे हाफ के तीसरे मिनट में इक्वाडोर का हमला और उस पर शॉट लिया गया जिसे नीदरलैंड्स के गोलकीपर ने बचाया, लेकिन रिबाउंड पर वलेंसिया ने गोल दागा और स्कोर बराबर कर दिया। वलेंसिया ने इसके बाद भी एक प्रयास किया, लेकिन इस बार गोल करने में सफल नहीं हो सके। यहां पर दोनों टीमों ने लगातार मौके बनाए और लेकिन कोई भी फाइनल थर्ड में नहीं सफलता हासिल कर सका।